हिमांशु, जो एक्सपीरियंस आपने लिया है ना, वो जमीन से जुड़ने का नहीं, जमीन के अंदर घुसा के जड़ों तक आपने जो टीचिंग की है। बिगड़ जाएगा 100 डाल के आदमी को बीड़ी सिगरेट गंजेड़ी पंजेड़ी को कहेगा भाई ले 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 ट्राई कर ले एक बार। आप हरियाणा से हो तो कबड्डी कुश्ती बॉक्सिंग ये आपके अंदर है ही। आप पावर स्पोर्ट्स, हाँ पावर स्पोर्ट्स है ही आपके अंदर। बेटा बिगड़ जाएगा 100 डाल के आदमी को बीड़ी सिगरेट गंजेड़ी पंजेड़ी को कहेगा भाई ले 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 ट्राई कर ले एक बार। अगले दिन सुबह उठ के अपने पिताजी को फोन मिलाया कि पापा आपने वो फोटो भेजी थी ना, वो लड़का चाय वाला था, वो मेरा रूममेट ही है। उसका पापा ने फिर बात की, बोला बेटा बहुत अच्छे, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, आप दोनों साथ में रहिएगा, दोस्ती बनाए रखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में विशेष मेहमान है हिमांशु हुड्डा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हिमांशु एक यंगस्टर है, ब्राइट है और यंग इंजीनियर है, आईआईटी मुंबई के प्रोडक्ट हैं और भी बहुत कुछ। हिमांशु की कहानी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिमांशु ने जहां से अपनी जर्नी शुरू की और जहां आज ये सरकारी अफसर बनकर लाखों रुपया कमा रहे हैं, ये जो इनकी कहानी है अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है और बहुत कुछ सबके लिए सीखने के लिए है। तो हिमांशु, आपका पॉडकास्ट स्टूडियो में स्वागत है। सर नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया सर। अच्छा हिमांशु, आपकी जो फिजिकल फिटनेस है उससे लग रहा है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन है। ये क्या कुछ खेलते हैं क्या? जी सर, जैसे ही बीटेक कर रहा था साथ साथ तो मैंने कबड्डी खेलना शुरू किया था, तो उसमें साथ ही साथ यूनिवर्सिटी और नेशनल लेवल तक मैं खेला था कबड्डी में, तो उसके साथ साथ थोड़ी फिजिकल फिटनेस अच्छे से हो गई। अच्छा, तो आप कबड्डी के प्लेयर भी हैं? जी सर, मैं कबड्डी भी खेलता था। अच्छा, और इसके अलावा कौन सा गेम आपको पसंद है या खेलते हैं? कबड्डी, फुटबॉल और बैडमिंटन वगैरह मैं खेलता हूँ सर, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी थोड़ा मनोरंजन, स्ट्रेस जो रिलीफ करता है वो खेल ही है, जिसमें मज़ा आता है, दोस्ती बनती है, घूमने फिरने को मिलता है। देखो, एक तो आप हरियाणा के हैं। जी सर। ऊपर तो फिर रोहतक के हैं और फिर हुड्डा। देखो, खेल तो जो है ना हरियाणा की मिट्टी में है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल जैसे सुनने को मिलता है यंगस्टर जो हैं ड्रग्स के पीछे जा रहे हैं। जी सर। देखिए, यंग लाइफ में हमें कोई ना कोई किक चाहिए, तो ये जो स्पोर्ट्स है ना, ये वो हमें किक देता है, हमें ये महसूस करवाता है कि हम हैं। जी। तो ये खेलने का दौर कब से है? पढ़ाई की बात बाद में बात करेंगे, पहले खेल का बताओ, कब से खेल रहे हो? खेलने का सर ऐसे बीटेक से ही स्टार्ट किया था कबड्डी। जैसे हमारे वाईएमसीए में पढ़ता था मैं, तो वहाँ पे कबड्डी वगैरह होता था, तो उसमें पार्ट लेना शुरू कर दिया। फिर ऐसे ही जैसे ग्रेजुएशन होती गई तो मेरा सपना था कि आईआईटी में एक बार जाना है, तो 12th के बाद इतना नहीं कर पाया जिसके साथ मैं जा सकूँ। फिर ऐसे ही पता लगा कि आईआईटी बॉम्बे में भी कबड्डी है, तो एक मेरा ये भी रीज़न था कि बेस्ट आईआईटी है और टॉप की स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिलेगी, तो आईआईटी बॉम्बे में ही कबड्डी था, तो इसलिए आईआईटी बॉम्बे चूज किया। कौन सी कबड्डी खेला? छोटी कबड्डी, सर्कल? नहीं, छोटी कबड्डी जो होती है जिसमें 7 प्लेयर होते हैं, वो वाली कबड्डी। वो कबड्डी कबड्डी कबड्डी। जी सर। और वो फिर धीरे धीरे कवच 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 कवच। और हमारी टीम भी, मैं तो कई बार सोशल मीडिया पे देखता हूँ, हरियाणा की कबड्डी टीम बड़ी। जी सर। और एक वो शिल्लू बल्हारा करके, उसका वो क्या है, ये थोड़ा सा बताओ। ये बड़ी कबड्डी वाले सर, जो सर्कल कबड्डी कहते हैं, वो उनमें है सर। सीलू जो हैं वो मतलब वर्ल्ड क्लास एथलीट हैं, वो बड़े अच्छी, उसकी पकड़ बड़ी जबरदस्त है। वो सर वो देश विदेशों में पूरा नाम कर रखा है। हाँ। जैसे हरियाणा में आता है तो आदमी में आता है कि कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेले जिसमें जुनून हो, मतलब एड्रेनलिन रश मिले। हाँ। खुशी मिले, कुछ हाथ पैर चोट लगे फिर वो ठीक हो, तो मतलब स्ट्रेंथ बने, जिससे मतलब अंदर से लगे हाँ मेरे को करना है, एग्रेशन वाला जो होता है। रोहतक का ही तो है वो? जी सर, यही अपना शायद बहुपुर का लड़का शिल्लू बल्हारा। जी सर। और मैं तो देखता हूँ कि सोशल मीडिया बहुत वायरल है। तो आपका कबड्डी का कैसे जनों को, कोई किसी को देख करके अच्छा क्यों? ये सर, जैसे मैं 12th में था उस टाइम अपना प्रो कबड्डी लीग स्टार्ट ही हुआ था। हाँ। 12th पास आउट ही हुआ था जस्ट मैं, तो पापा हम साथ में बैठ के देखते थे, तो उस टाइम इंटरेस्ट बना कि मैं भी आगे खेलूंगा। मेरे को मतलब अगर आप हरियाणा से हो तो कबड्डी कुश्ती बॉक्सिंग ये आपके अंदर है ही, आप पावर स्पोर्ट्स। हाँ, पावर स्पोर्ट्स है ही आपके अंदर। तो आप अगर आपका इंटरेस्ट बन ही जाता, मतलब आसपास जितना आप देखिए रोहतक में है तो किधर भी जाएंगे आप कोई ना कोई कबड्डी क्लब मिलेगा, कुश्ती खेलता मिलेगा। मतलब है इधर थोड़ा क्रेज कि हमको और चीज़ों के साथ अपना फिटनेस भी आगे बढ़ाना है। अच्छा, स्कूलिंग कहाँ से हुई है? स्कूलिंग सर मेरी महिंद्रा मॉडल से हुई है, अपना जो सेक्टर 3 12वीं पास। जी सर। तो सीबीएसई बोर्ड से था? जी सर, सीबीएसई बोर्ड से। कितने % आए 12 में? मेरे उसमें सर 89 के अराउंड थे सर।
अच्छा, 12वीं में आपके 89% सीबीएसई बोर्ड जी से। सर। और क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके सर पास? मेरा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नॉन PCM। मेडिकल? जी सर। पीसीएम। तो एक मुझे याद आ रहा है कि जब हमने 10वीं 12वीं की तो नॉन मेडिकल वाले जो हमारे साथी थे उन्होंने आर्मी डिफेंस में जाने की बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। आपने ट्राई नहीं किया? जी सर, मैंने किया भी था, एनडीए भी क्लियर हुआ कई बार। अच्छा, इंडिया आपके रिटर्न क्लियर था? हाँ, मेरा 3 बार रिटर्न क्लियर हुआ था। एक बार तो पहली बार तो स्क्रीन आउट हुआ, दूसरी बार में कॉन्फ्रेंस, फिर तीसरी बार गया तो उसमें भी स्क्रीन आउट ही हुआ। आपके पास भी मैं आता था, जी जी। आप भी मेरे तो को बताते थे। एसएसबी तक आप पहुँचे हैं, जी 3 बार सर। पहुँचे हैं जी सर। और रिटर्न आपने क्रैक करके। जी सर। तो चलो खैर, वो क्यों नहीं हुआ वो तो एक अलग विषय है, क्योंकि फौज के अपने अलग से फॉर्मूले होते हैं, हमारी समझ से बाहर है। तो उसके अलावा आपने +2 बेस पे कोई और भी एग्ज़ाम दिए? नहीं सर, उसके अलावा मैंने कोई और नहीं दिया सर। अच्छा, पारिवारिक पृष्ठभूमि बताएं, क्योंकि मुझे याद है जैसे आपने जिक्र भी किया कि आप मेरे पास आते थे, आप और आपकी बहन दोनों आते थे। जी सर। और हम वो कॉन्वर्सेशन बात करते थे और इंग्लिश वोकैबुलरी, न्यूज़पेपर, कई तरह की बातें करते थे। तो उसके बाद जब आपका आईआईटी मुंबई में सिलेक्शन हो गया तो एक आर्टिकल ही मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया जी के सर। लिए आपका किया था कि कैसे एक चाय वाला जो है आईआईटी मुंबई का सपना जो उसका था उसको कैसे पूरा किया। तो ये जो बीच की कहानी आईआईटी मुंबई से पहले वो बताइए, फिर आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया जो आपका वाईएमसीए फरीदाबाद? ये सर पहले मैंने 12th में जैसे आईआईटी की तैयारी की थी तो उसमें मेरा लगभग 30,000 के आसपास जेईई मेंस में रैंक था। ओके। उससे मेरे को एनआईटी कुरुक्षेत्र में सिविल मिल रही थी, पर थोड़ा मेरा जो था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादा करना चाहता था, तो उसके बाद में वाईएमसीए फरीदाबाद में एडमिशन लिया। फिर ऐसे ऐसे करते करते एक बार आईआईटी का सपना था ही अंदर कि एक बार जाना ही है, तो फिर एक गेट का एग्ज़ाम होता है सर, फिर वो दिया। उसके बाद फिर आईआईटी बॉम्बे चूज़ किया सर। और आईआईटी मुंबई के पीछे आपने बताया कि जो आपकी ड्राइव थी वो इसलिए भी थी कि वहाँ कबड्डी का खेल है। ये किससे पता लगा? ये सर जैसे कई बार होता है कि मैं वाईएमसीए में था, तो वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, अच्छा हरियाणा का गवर्नमेंट है। बहुत अच्छा। तो उसमें हम कहीं खेलने जाते थे, आईआईटी बीएचयू बनारस वगैरह, तो वहाँ पे उसकी टीम आती थी। तो अच्छा। उससे हुआ कि यार मतलब वहाँ हम जब खेलते थे तो सोचते थे कैसे बच्चे होंगे वहाँ, कितना मतलब इंटेलिजेंट होंगे, क्या क्या फैसिलिटी मिलती होगी स्पोर्ट्स में, घूमने फिरने को, मतलब हर चीज़ का एक्सपोजर मिलता है उसमें। ये नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ाई करो, उसमें आप जो भी आप पैशन फॉलो करना चाहते हैं वो सब करते हैं। मतलब इंजीनियरिंग के अलावा वहाँ सब कुछ है जो आप चाहते हैं। आप स्पोर्ट्स में किसी क्लब इंजीनियर में के साथ कहिए, अलावा तो फिर का मतलब क्योंकि यानी कि पढ़ाई नहीं होती है। नहीं, कई लड़के होते हैं जो मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई के लिए आए हैं, वो क्या करते हैं कि वहाँ होता है कि आप 3 साल में कर भी सकते हो बीटेक, कुछ क्रेडिट्स होते हैं 70 to 75, आप वो 3 साल में करो, 4 में करो, उसके बाद आप जो आप पर्सनल फॉलो करना चाहते हैं जैसे फोटोग्राफी हो गया, डांस हो गया, फाइनेंस में हो पैशन गया। को भी स्पेस मिलता है। जी सर, उसमें आप आगे परस्यू कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वहाँ पे। अच्छा, ये जो चाय वाला का नाम आपके साथ जुड़ा, ये क्या कहानी है बताओ? ये सर जैसे मेरे पिताजी हैं वो चाय बनाते हैं, मतलब चाय का हमारा एक दुकान है छोटा सा, सेक्टर 3 जो है, या खोखा कहें? खोखा है सर। हाँ, वो खोखा है जैसे basically। दुकान नहीं है, मतलब रोड के किनारे खोखा। रोड साइड एक खोखा होता है, जी। वैसे खोखा है जी। रोहतक के अंदर। जी सर, तो वहाँ पे जैसे कई बार पूरी गर्मियाँ में यही काम करता था, जून की छुट्टी होती थी। मैंने देखा है आपको, क्योंकि मेरे घर का और ऑफिस का रास्ता वहीं से होके गुजरता है। और तो मैं, क्योंकि अब ऑफिस का रास्ता होगा, कभी आप सुबह आ रहे हैं, कभी दोपहर को आ रहे हैं, कभी शाम को आ रहे हैं, तो मैंने आपको बहुत देखा है वहाँ चाय बनाते हुए, शॉर्ट्स पहने हुए और टी शर्ट पहने हुए और प्रोफेशनल की तरह चाय बनाते हुए। तो कुछ लोग तो आपको छोटू भी बोल देते होंगे। हाँ सर, बोलते छोटे थे। थे उस समय तो। जी सर, बोलते भी थे, मतलब कई पापा को कहते थे भाई इसको पढ़ाओ, यहाँ रखोगे तो ये होगा कि भाई ये, जैसे मतलब हर तरह के लोग आते हैं वहाँ पे, कोई चाय पीने आता है, कोई हुक्का, कोई बीड़ी सिगरेट, तो सोचते थे कि कहीं ये भी इसी चीज़ में ना पड़ जाए। पर जो थे मेरे दादाजी थे, पापा जी थे, मतलब उन्होंने मतलब रखा ऐसा, थोड़े संस्कार ऐसे दिए कि इन चीज़ों से दूर ही रहा। बाकी वहाँ पे जैसे गर्मी की छुट्टियाँ पड़ती थी तो पूरी गर्मियाँ ही रहता था। कभी पापा जी बैठते थे सुबह तो पूरा दिन मेरे को बैठना पड़ता था, तो वो भी एक अलग ही सफ़र था सर। उससे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, कैसे बहुत क्या। कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि जब असली आपकी लर्निंग तो समाज सिखाता है। जी सर, बिल्कुल सर। और उस समय आपने क्या सीखा? पैसे के इम्पोर्टेंस सीखे? जी सर। क्योंकि घर वाले कहते हैं कि वो पैसा बहुत ज़रूरी है, बचा के रखो, वैसे समझ में नहीं आता। लेकिन जब आप चाय की दुकान पे छोटू बन के खड़े हो तब आपको शायद समाज सिखाता। थोड़ा कुछ बताओ ना, कहानी कुछ। उसमें सर ये है जैसे कि कई बार हम सोचते हैं कि मान लो घर पे आपके बर्तन है, आप खाना खाते हो, आप कभी रेयर ही होगा कि आपने खुद धोए हो वो, मतलब खुद थोड़ा ऐसा लगता है कि और कोई धो लेगा, मम्मी करती है, मम्मी धो लेंगी। पर जैसे ही वहाँ पे आप चाय की दुकान पे हो गए, आपको अब कोई नहीं धोएगा आपके लिए। अब कोई आया, जैसे कहीं के हर समाज के आदमी आते हैं, कोई भी आया
कोई सिगरेट पीता है, कोई गुटखा खाता है, उसके लिए आपने चाय बनाई, गिलास जूठा है, अब उसमें आपको ही धोना पड़ता है। मतलब डाउन टू अर्थ आपको, मतलब अगर आप जब बिल्कुल ज़मीन से नहीं जुड़ेंगे तो दुनिया आपको ज़मीन तक जोड़ देगी। आपको अम्बल एक बार होना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते मैं तो ये हूँ, मैं गिलास क्यों दूंगा। अब भी कई बार मैं जाता हूँ, अगर पापा, आज सुबह की बात है, आज जो लड़का भी तो लड़का रखा है, क्योंकि पापा की भी थोड़ी हो गई है अब उम्र, और वो भी मानते नहीं है कि भाई नहीं, अब हमको यही यहाँ से ही सक्सेस मिली, ना मानना है। हमको इसी चीज़ ने उठाया तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो आज जैसे सुबह वो लड़का नहीं आया था, तो वहाँ पे मेरे को ही जाना पड़ा कि मैं आता हूँ, ठीक है आप खाना पीना खाओ, इतने रेस्ट करो। तो मतलब उस आपको हम्बल होना पड़ेगा ज़िंदगी में। हिमांशु, जो एक्सपीरियंस आपने लिया है ना, वो ज़मीन से जुड़ने का नहीं, ज़मीन के अंदर घुसा के जड़ों तक आपने जो टीचिंग की है। अच्छा, पैसे के लिए लोग जो चाय पीने आते थे, बेशक वो 10 रुपए की चाय हो या 15 की हो, स्पेशल पत्ती तो लोग पैसे के लिए भी कुछ वो करते थे। पैसे के बारे में क्या सीखा, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, लोग उसके लिए भी झिक करते थे। कई बार क्या होता है सर, जैसे कोई बीड़ी सिगरेट होती है, आगे से कई बार महंगी आ गई, 1 रुपये 2 रुपये। तो जैसे पहले 500 का बंडल 8 रुपये का था, फिर 10 रुपये का हो गया, तो एकदम से आदमी 1 रुपये के चक्कर में नहीं मैं नहीं दूंगा, ऐसे कैसे है, मतलब तैयार हो जाते थे कि नहीं लड़ने झगड़ने के। 1 रुपया अगर आप ओवरऑल देखें तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, पर उस चीज़ के लिए मतलब आपकी जो ज़रूरत है वो आपको 1 रुपये भी या 8 महंगी मिलती है, उसके लिए आदमी लड़ने को आतुर हो जाता है। उससे पता लगा कि जो हमारी ज़रूरतें हैं, अगर उसमें 1 रुपये का भी इजाफा आता है तो उससे पता लगता है कितना फ़र्क पड़ेगा हमारे पे। मतलब अंदर से लगता है कि मैंने कमाया है और मैं इसको कल 9 रुपये का ले रहा था, आज मैं 10 रुपये का ले रहा हूँ, तो इससे मेरी जेब पे क्या। मनी मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखा। जी सर। कि लोगों का बिहेवियर, समाज की सच्चाई है कि पैसे पर ही बहुत कुछ डिपेंड होता है। जी सर, रिश्ते बनते भी हैं, रिश्ते बिगड़ते भी हैं, और अगर आपका रिश्तेदार गरीब है तो आप उससे रिश्ता नहीं रखना चाहोगे, और कोई पड़ोसी अमीर भी है तो उससे रिश्ता निकालने की कोशिश करोगे। जी सर, बिल्कुल। तो ये तो समाज की सच्चाई है, समय से आपने सीख ली। तो आप जब चाय बनाते थे उसी दौरान आप IIT मुंबई की तैयारी भी कर रहे थे? जी सर, साथ के साथ जैसे मेरी ग्रेजुएशन हुई तो मैं वहाँ पे बैठने लगा। वो यानी कि YMCA से आप B.Tech करने के बाद चाय के खोखे पे एज ए हेल्प टू द फादर। जी सर। मतलब वो नहीं कि एम है यही है। नहीं ऑब्वियसली ये था कि मेरे पास 6 महीने थे, ग्रेजुएशन मेरी हो गई थी, तो जो पेपर होता है वो फरवरी में आता है, तो जून जुलाई मेरी ग्रेजुएशन होगी, तो मेरे पास 6 महीने थे। मैं घर आ गया, उसके साथ साथ थोड़ा ऑनलाइन पढ़ा, कई बार दुकान पे जाना पड़ता, वहाँ काम करना पड़ता, मतलब शॉर्ट्स नोट्स थे, वहाँ पढ़ता रहता, काम करता रहता। तो यही था सर, मतलब कुछ ना कुछ मेरे मेन मोटिव तो यही था कि मेरे को कुछ बड़ा करना है, और वो मेरे को वहीं पे सीखने को मिला कि अगर उठना है तो पढ़ाई एकमात्र सहारा है सर, या आप कुछ अलग करो। स्पोर्ट्स, मतलब आज के टाइम में तो स्पोर्ट्स भी काफ़ी प्रोत्साहन किया जा रहा है कि खेलोगे तो और भी ज़्यादा ऊपर जाओगे, पढ़ोगे तो मतलब पढ़ाई में एक सिक्योरिटी होती है। खिलाड़ी में ये होता है कि आपका कुछ अगर कोई इंजरी आ गई तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो पढ़ाई साथ के साथ लेके चलनी पड़ती है। उसके बाद तैयारी करता गया, मैं दुकान पर बैठता, फिर शाम को घर पर जाके पढ़ता, साथ के साथ ऐसे 6 महीने हो गए। फिर गेट का एग्ज़ाम दिया सर, तो वो पेपर हो गया, मैं फ्री हो गया कि भाई अब तो मेरे पे कुछ है नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं आता तो फुल टाइम दुकान पे बैठता था मैं कि चलो अब पिताजी की थोड़ी मदद की जाए, अब जब तक एग्ज़ाम आएगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद देखते हैं। तो रिजल्ट भी अच्छा आया, और फिर मेरे को जो मैं चाहता था, सपना था कि IIT बॉम्बे में जाके पढूं और वहाँ पे बहुत कुछ सीखूं, तो वो पूरा हुआ सर। तो वो जो आपके चाय का खोखा है टीन का, और ये जून जुलाई का महीना था जब आप फ्री हो गए थे दुकान पे, तो वो इतना गर्म हो जाता है क्योंकि AC भी फेल हो जाते हैं। हाँ सर, जी सर। और आप सड़क पे खुले में टीन के खोखे पे बैठ के चाय बेच रहे हो और उसमें आप पढ़ाई भी कर रहे हो, मतलब ये कैसे हो पाया? ये मतलब वो क्या गर्म नहीं लगा? लगा यार धूल भी आ रही है, मिट्टी भी आ रही है, उधर से लोग चाय बनाने के रहे हैं, डिस्टर्बेंस भी बहुत है, और आप लगे हुए पढ़ाई भी कर रहे हो, चाय भी बना रहे हो। वो सर मतलब अब मेरे पास कुछ था नहीं कि मैं कुछ बहाना बनाऊं, मतलब मेरे को करना था। अब आप कई बार देखे हो, कई और भी परिस्थितियों में बच्चों ने काम भी किया है। तो जैसे आप मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर वो मतलब स्पोर्ट्स से भी मेरे को बहुत चीज़, मतलब दृढ़ता जो होती है दिमाग की, कि सर्दी हो बारिश हो, आपको सुबह उठना है, प्रैक्टिस जाना है, खेलना है, कूदना है। ऐसे ही मेरे को उस पर मिला कि भाई अगर नहीं करूँगा तो क्या पता यहीं पे बैठा रह जाऊँगा, आगे नहीं बढ़ पाऊँगा मैं। तो वो चीज़ें सब बाईपास करके मगर पढ़ना है तो पढ़ना है, जितना घंटा मिले, 2 घंटा मिले, 3 घंटा मिले, उस टाइम खोल के बैठ जाते। गर्मी में ज़्यादा लोग भी नहीं आते थे ऑब्वियसली, और तो चाय थोड़ा सा, हाँ, तो उस टाइम ज़्यादा पढ़ पाए सर जी। तो उसी तरह से बैलेंस बनता था आपका। और जब ये सब कुछ चल रहा था आपकी लाइफ में, आप चाय
के खोखे पे फुल टाइम हो गए हो, YMCA से बीटेक करके, और आपके गेट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो। तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस समय आपको कभी निराशा नहीं हुई, लगा कि यार, जैसा आपने मेंशन भी किया कि कहीं मैं यहीं बैठा रह जाऊं, तो जब निराशा आती थी तो क्या करते थे अपने आप को अलाइव रखने के लिए, अपने आप को होपफुल रखने? सर इसमें तो मेरे पिताजी थे, वो दादाजी थे, वही थे मेरे साथी। कि मतलब कई बार होता था कि नहीं हुआ तो पापा, अगर मान लो अब रिजल्ट की वेट तो मैं कर रहा हूँ, अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर, तो मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ने कहा कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमने भी तो नहीं करा, हम कौन से मतलब तेरे को पढ़ा नहीं पाए या कुछ दे नहीं पाए, ऐसा कुछ है। तो उससे मेरे को बड़ी वो मिलती थी शक्ति कि भाई, अगर मतलब ये इतना डाउन टू अर्थ हो गया, मेरे को ये कह पा रहे हैं कि तेरे को किसी चीज़ की कमी छोड़ी हमने, पढ़ाने में छोड़ी हो, खाने पीने कपड़ा, मतलब जो भी आपने चाहा उसमें कमी छोड़ी, तो मेरे को लगता था नहीं छोड़ी। बोला तू तो बहुत आगे निकल चुका हमसे, तू भी कर लेगा और विश्वास रख अपने अंदर, हो जाएगा। अच्छा, अपने पापा की और दादा की तो बता दी, लेकिन घर में मम्मी भी है, मम्मी का क्या रोल रहा? मम्मी का सर ये रोल था कि देखो, शरीर और दिमाग दोनों साथ होंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। दिमाग का तो ये था, पापा ने दे दी शक्ति, थोड़ा जो आप थे आपसे सीखा मैंने, मतलब टीचरों से हो गया। पर जो शरीर था, अगर वो साथ नहीं देगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो मम्मी ने मेरा जो शरीर था, जो मेरे ख्याल रखा, जो असली, वो मेरी माता जी हैं। खाने को मतलब ये सोच के ये खिलाना है, ये नहीं खिलाना, बाहर का नहीं खाना, टाइम टाइम पे हम कई बार होता है पानी पीना भूल जाते हैं, पानी बहुत ज़रूरी है, तो पानी की बोतल रख दी कि बेटा इसको शाम तक पीना है, रोटी टाइम से खानी है, दूध पीना है। तो अगर शरीर नहीं है तो मतलब आपका दिमाग भी कोई नहीं है। जैसे कहते हैं कि कितना ही धन कमा लो, कितना कुछ कर लो, एक बीमारी आई आप सब धन पान सब भूल जाओगे। आप मतलब ज़िंदगी में 10 समस्याएं, आप सोचोगे ये भी हल हो जाए, ये भी हो जाए, पर अगर आपकी शरीर में कोई समस्या आएगी, सभी 10 समस्याएं छोटी पड़ जाएंगी। तो अब इससे देखिए सर कि मम्मी ने कितना अहम रोल निभाया, कि शरीर का ध्यान सबसे ज़रूरी था। वो मैं खुद रख नहीं पा रहा था, क्योंकि दोपहर में वहाँ बैठना होता था चाय की दुकान पे, वहाँ कभी बीमार हो गया, कभी लू चल रही है, लू के थपेड़े लग रहे हैं, तो घर आ गए तो शरीर का ख्याल नहीं रखा तो वो बीमार हो जाऊँगा, अगले दिन कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मम्मी का सबसे अहम रोल ये था कि सर मेरा ख्याल उन्होंने रखा। और जब आप मेरे पास आते थे तो आपकी सिस्टर भी आती थी, उनका क्या रोल है, हिमानी का क्या रोल रहा? वो जैसे आप कराते सर, डिबेट वगैरह कराते थे, हमको टॉपिक देते थे कि कल इसके अगेंस्ट आप बोलेंगी, इसके फेवर में मैं बोलूँगा। तो उससे भी सीखने को मिला कि ज़िंदगी में आपके जो आपकी सोच है उसके अपोजिट भी आपको कई लोग मिलेंगे। आपको वहाँ पे भी अपनी रखना पड़ेगा कि क्या ठीक है क्या गलत है। वो आपको गलत साबित करना चाहेंगे, नहीं ये करो ये गलत है, ये करो वो गलत है। तो उसमें भी मतलब थोड़ा जो होता है अपोनेंट जो आपको मिलता है वो बहुत ज़रूरी है। अब आप अकेले रेस में भागो उसका क्या मतलब है, आप खुद ही पहले पे आ जाओगे तो कोई खुशी नहीं है। तो उसमें ये चीज़ें को सीखने मिली, कॉम्पिटिटिवनेस, जो दोस्ती होती है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं भाई बहन में, वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वो चीज़ें सीखने तो फाइनली इतना संघर्ष के बाद फिर आप का सपना पूरा हुआ, IIT मुंबई में आपका जब आप फाइनली गए, पहुँचे, वहाँ का पूरा जो आपका टेन्योर था, क्या एक्सपीरियंस था, शुरू में कैसा मिला और वो सारी बातें? जैसे सर पेपर हुआ तो मैं, जैसे आपने देखा हो कई बार मैनिफेस्ट हम करते हैं कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, और हो भी तो होता भी है अगर आपने पूरा मतलब ध्यान से किया है। तो वो IIT में हो गया मेरा। तो फिर उसके बाद आप मेरे से मिले थे, आपने बताया कि ऐसे ऐसे है, तो हमें आपकी स्टोरी जिससे मतलब कई लोग इंस्पायर भी होंगे कि भाई ये कर रहा है तो हम भी कर पाएंगे। तो आपने वो, हाँ, मीडिया में काफी पब्लिसाइज हुआ जी था। सर, आपने बड़ी उसकी मदद की मेरी। मेरा सपना, मेरे पिताजी का भी सपना था कि एक बार, सबका ही माँ बाप का सपना होता है कि हमारा लड़का एक बार अखबार में आए, कुछ बड़ा करे, जिससे कि समाज में थोड़ी मतलब कुछ और मिले ना मिले, ये कहेंगे इनका लड़का था। इंग्लिश में, हिंदी में, टीवी में, सब जगह आपकी वो खबरें आई थी। हाँ, तो फिर उसके बाद मुंबई पहुंचे तो क्या वो था? जैसे ही मुंबई पहुंचा सर, तो पहली बार देखा इतना, मतलब हर चीज़ मेरे को ये लगा कि भाई ये तो उस 4 दीवारी के अंदर सब कुछ है, आपको उसके बाहर जाना नहीं है। उसके बाद फिर हॉस्टल वगैरह मिला, तो मेरा रूममेट भी था, वो तमिलनाडु का था। तो ऐसे ही बात करते करते पहली रात, उनका नाम था विघ्नेश थे, वो चेन्नई से था। तो ऐसे ही रात को लेटे थे हम, पहला ही दिन था हमारा। तो वो बोला वेयर आर यू फ्रॉम ब्रो, मैं बोला आई एम फ्रॉम हरियाणा। तो वो बोला तुम्हारे वहाँ एक ऐसा चाय वाला लड़का है, वो बहुत फेमस हुआ। मैं क्या बात हुई? बोला मेरे पिताजी ने ना यार देखो ये फोटो भेजी है। उसके पिताजी ने उनको फॉरवर्ड कर रखी थी कि देखो तुम IIT बॉम्बे में लड़का आया, मिलना इससे। तो ठीक है। तो
वो मैं बोला दिखाओ मेरे को दिखाओ, तो वो आपने जो छापी थी टाइम्स ऑफ इंडिया वाली वही थी। मैं बोला अरे यार ये तो मैं ही हूँ। उसको विश्वास ही नहीं हुआ। बोला नो ब्रो यू आर लाइंग। मैं कहा नहीं भाई मैं हूँ, बताओ मेरा नाम देखो, मेरा एड्रेस देखो, मैं ही हूँ। वो चौंक गया, मतलब वो बिल्कुल कि भाई बताओ। खुशी भी होगी, उसने मतलब सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा लड़का है वो मेरा साथ में लेटा एक ही रूम में शेयर करना उसके पिताजी ने मैनिफेस्ट किया होगा, फिर उसने विजुअली मैनिफेस्ट किया होगा और फिर साथ लेट के कह रहे हैं यार आपके हरियाणा से एक लड़का है। जी, तो फिर तुरंत उसने अगले दिन सुबह उठ के अपने पिताजी को फोन मिलाया कि पापा आपने वो फोटो भेजी थी ना, वो लड़का चाय वाला था, वो मेरा रूममेट ही है। उसका पापा ने फिर बात की, बोला बेटा बहुत अच्छे, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, आप दोनों साथ में रहिएगा, दोस्ती बनाए रखिएगा। तो विघ्नेश इज स्टिल योर फ्रेंड? यस सर, अभी मेरे दोस्त हैं, वो बेंगलोर में भी जॉब कर रहे हैं वो। अच्छा, तो फिर बाकी वहाँ क्या क्या है आईआईटी मुंबई में? आप मतलब जो भी एक यंगस्टर चाहता है, मतलब क्या होता है कि पढ़ाई एक है, ठीक है, आप पढ़ाई एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो आप चाहते हो, जो भी कुछ फॉलो करना चाहते हो, आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, वो है आप नाम लो स्पोर्ट्स का, उसकी फैसिलिटी आपको वर्ल्ड क्लास बेस्ट फैसिलिटी मिलेगी। आप खेल कूद हो गया, कोरियोग्राफी हो गया, थिएटर हो गया, आपको मतलब ये मान लीजिए हर महीने कोई ना कोई आर्टिस्ट आता है आपका, जो मान लीजिए किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, किसी को वॉल पेंटिंग में, मतलब आप हर ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको वहाँ मिलेगा। ये नहीं है कि सिर्फ आप वहाँ चले गए तो पढ़ाई करोगे, नहीं। फंक्शन होते हैं वहाँ पे, जैसे कोई मूड इंडिगो होता है, वो एशिया का सबसे बड़ा फेस्ट है, वहाँ एशिया में और विदेश के सब लोग आते हैं। तो आपको वहाँ एज ए आप अगर आप अपनी मैनेजर जो स्किल होती है, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, वो आप उसमें भाग लीजिए। आपको अलग अलग इवेंट आपको ऑर्गेनाइज कराने पड़ेंगे, कोई पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, एक बार अभी आकाश अंबानी भी आए थे वहाँ पे, तो वो भी आते हैं, उनसे भी मिलने को मिलता है। मतलब आप जो चाहते हैं वो वहाँ पा सकते हो। यंग जनरेशन के लिए बेस्ट जगह है सर वो सीखने के लिए, कुछ भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। ऑल राउंड डेवलपमेंट जी, तो सारा का सारा जो ऑल राउंड, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कितनी सारी चीज़ें हैं, और जिस इंटरेस्ट से आप बता रहे हो, आप ये कहो कि सिर्फ हमने वहाँ से सिंपल डिग्री नहीं की जी, आपने जीवन को जिया है। जी सर, जीवन को जिया है, आपको मतलब हर चीज़ मिलेगी उसमें। आप कई क्या होता है कि पढ़ाई से भी अलग, आर्टिस्ट से भी अलग, आप माउंटेनिंग करना चाहते हैं, आउटडोर कोई एक्टिविटी करना चाहते हो, वो भी अवेलेबल है। मतलब आजकल में क्या है, लड़कों मतलब 12वीं तक तो यही रहता है कि बेटा पढ़ ले, बस पढ़ने के बाद आईआईटी पहुंच जाओ, वहाँ ज़िंदगी बना लियो, फिर ऐसे ऐसे, मतलब आप कुछ खुद का मन का नहीं कर पाओगे। पर आप जैसे ही उस क्राउड में जाते हैं आईआईटी बॉम्बे वाली में, आपको सेम माइंड के पीपल मिलते हैं कि भाई ये करना, ये करते हैं, ये करते हैं, तो आप उसी फील्ड में आगे जाके, मतलब मेरे कई ऐसे दोस्त थे जो पढ़ाई को छोड़ के आ गए, किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप की, कोई अलग ही कोरियोग्राफी में घुस गया, कोई थिएटर में चला गया छोड़ के बीच में। जी सर, मतलब इतने 1-2 साल। हो गए। हाँ सर, वहाँ क्या होता है कि आपको हर चीज़ मिलेगी, आप जिस चीज़ में भी जाना चाहोगे आपको हर चीज़ का, मतलब प्रोफेसर जो होते हैं वो इतने हेल्पिंग होते हैं कि एज ए दोस्त, मतलब आपका शाम को टेस्ट लिया, आपके अच्छे मार्क्स आए नहीं आए नो मैटर, आपको शाम को बुलाएंगे कि चलिए आज हमारे जो मेरे रेजिडेंस है उस पर आइए, थोड़ा पार्टी वार्टी करते हैं, वो खाना पीना खिलाएंगे, बातें करेंगे, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, क्या आपको करना चाहिए, दिमाग खोलते हैं बिल्कुल पूरा, क्योंकि वो फैसिलिटी बाहर से पढ़ के आए, पूरा वर्ल्ड देखा उन्होंने, वो वहाँ पे आए हुए हैं। तो सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बाकी बहुत चीज़ें जिंदगी में वो आपको करनी चाहिए। तो कितना टाइम आपने बिताया आईआईटी वहाँ? मेरे को लगभग सर लगभग 1.5 सेमेस्टर हुआ था, 8-9 महीने हुए थे। उसके बाद फिर जॉब आ गई थी तो मैंने एनटीपीसी में ज्वाइन किया। अच्छा, एनटीपीसी आपने ज्वाइन कर लिया। तो आपने जितना समय आईआईटी मुंबई में आपने किया, तो उस दौरान किसी महिला मित्र से भी दोस्ती हुई? नहीं सर, ये नहीं। आपने कहा ना कि भाई सब कुछ है, तो ऑब्वियसली जब आप ऑलरेडी ग्रेजुएट थे और पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कोर्स करने के लिए आप गए थे, तो मेंटली मैच्योर हो चुके थे। जी सर। तो वहाँ सर जैसे मैं क्या था, मेरे को खुशी मिलती थी, स्पोर्ट्स मिल गया, और दिन में पढ़ाई करो आप, शाम को स्पोर्ट्स मिल गया, उसके अलावा मेरा कहीं दिमाग नहीं आता था। वैसे दोस्तों के फिर घूमने फिरने को मिल गया, तो इसी में जैसे कबड्डी खेलने चले गए, इंटर आईआईटी हुआ हमारा, आईआईटी कानपुर में गए, वहाँ पे भी हम सेकंड में आए। तो कभी इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिला, मतलब मैं जो जिंदगी जीना चाहता था खुशी से वो जी रहा था। ये सब दोस्ती यारी में इतना नहीं घुसा। तो आप बावड़े जाट मतलब जो खेल और थी नहीं क्या आईआईटी मुंबई में? नहीं होती है, पर वहाँ बहुत कम रेशो होता है। अच्छा, रेशो बहुत कम होता है। 10 रेशो से फिर आपका इंटरेस्ट तो खेल में और पढ़ाई में, इससे फुर्सत ही नहीं मिली। इधर उधर घूमने में, जैसे पुणे वेस्टर्न घाट है, तो वहाँ पे आईआईटी में एडवेंचर क्लब होता है कि वीकेंड आया तो आपको 30-50 बच्चे मिलेंगे आपके सेम मतलब माइंडसेट के कि भाई ट्रैक पे चलते हैं। तो वीकेंड आता तो वहाँ भाग जाते हैं। अब है इधर हरियाणा के जो लोग हैं उनको थोड़ा नेचर से प्यार है कि खेत में जाएं, थोड़ा पेड़ वेड़ पे चढ़ें, इधर उधर जंगल में घूमें, तो वो भी वहाँ खूब मिला सर मेरे को। उसमें अंदर ही आपके जैसे आईआईटी, उसमें अंदर एक लेक है खुद की, और एक पहाड़ भी है उसी में, और ग्राउंड है उसमें, तेंदुआ
मगरमच्छ, सांप वाप सब मतलब घूमता, आपको ये लगेगा कि मैं किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइप में रह रहा हूँ। तो इन चीज़ों में ही मज़ा आया सर और बाकी चीज़ें मेरे को एक्सप्लोर करनी तो एनटीपीसी का जॉब ऑफर कैसे मिला पढ़ाई करते करते? जी सर, जैसे ही गेट दिया मैंने तो आईआईटी में हुआ, इसके बाद 1-1.5 सेमेस्टर बाद जो गेट के टॉप रैंकर्स होते हैं उनके लिए पीएसयूज आते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें मैंने एनटीपीसी भरा। ये मेरा सपना भी था क्योंकि इसमें जो वर्क लाइफ बैलेंस था, या मतलब मान लीजिए मैकेनिकली जो मेरा बैकग्राउंड था उससे रिलेटेड काम था, तो इसमें मैंने भरा। तो फिर इसमें इंटरव्यू हुआ, फिर मेरा एनटीपीसी अयोध्या के पास है टांडा, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग आई है सर। तो एनटीपीसी क्या करती है? एनटीपीसी बेसिकली पावर जनरेशन करती है, जो कोल टू इलेक्ट्रिसिटी जो कन्वर्जन होता है हमारा बिजली का, वो बनाती है। तो जैसे हमारा सरयू नदी है, उसके किनारे पे पावर प्लांट होता है, पावर प्लांट है नदी के पास। फिर कोयला आता है, कोयले से हम जैसे जो बॉयलर होता है उसमें कोयले से हम एज ए फ्यूल फ्लेम बनाते हैं, आग लगाते हैं। तो फिर वाटर सर्कुलेट होता है, वाटर सर्कुलेट से जो स्टीम बनती है उससे टरबाइन घूमते हैं, टरबाइन घूम के जो बिजली मतलब जो बिजली बन रही है वो पावर प्लांट में बनती है। वो काम है सर एनटीपीसी का। तो कितना बड़ा प्लांट है? वो लगभग हमारे वहाँ पे 4 110 मेगावाट की यूनिट है और 2 660 मेगावाट की यूनिट्स हैं। तो जो बिजली बनती है वो कहाँ जाती है वहाँ से? वो थ्रू आउट इंडिया जाती है। जैसे अभी हमारा जो प्लांट है उसमें से तमिलनाडु में जा रही है, यूपी से तमिलनाडु पावर ग्रिड्स होती हैं, उसके थ्रू आप कहीं पे भेज सकते हैं। जैसे अभी मोदी जी ने भी वो करा था पिछले साल, वन नेशन वन ग्रिड, तो उसमें पूरा जो आपका इंडिया है उसके सारी ग्रिड्स कनेक्टेड हैं, जहाँ से आप जो भी अगर कोई स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन ज़्यादा है, उनको मिल नहीं पा रही, तो किसी भी पावर प्लांट से परचेज कर सकते हैं वो। तो ये तो कैसा माहौल है एनटीपीसी का अंदर का? कितने घंटे काम करते हो और कहाँ रहते हो? उसमें सर ऐसे है कि हमारी जो जॉब होती है, पहले जो जॉब पे आते हैं, जॉब रोटेशन टाइप है, जैसे 2 दिन मॉर्निंग, इवनिंग, 2 दिन नाइट। या फिर अगर आप मेंटेनेंस में जाना चाहते हैं तो उसमें जनरल ड्यूटी होती है 9 to 5 जॉब, उसमें 2 घंटे का बीच में ब्रेक होता है। तो मेरा अभी जैसे स्टार्टिंग में आपको जॉब रोटेशन मिलेगा, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, लगभग 8 आवर्स की शिफ्ट होती है। जैसे मॉर्निंग में 7 की होती है, 7 to 7 से 2 बजे तक दोपहर के। उसके बाद आप फ्री हैं पूरे शाम तक। उसमें ही फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट आपको काफ़ी देती है, हर स्पोर्ट्स है, जैसे फुटबॉल है, स्विमिंग पूल है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जिम। उसमें जैसे मैंने वहाँ कबड्डी नहीं था, तो ऐसे मैं फुटबॉल परस्यू कर रहा हूँ, तो वहाँ पे फुटबॉल की टीम होती है। कोई नॉर्थ रीजन हुआ, आपको आपकी टीम बनेगी, उसमें इंटर एनटीपीसी होगा, मैचेस होंगे, आप टूर्नामेंट में खेलने जाएंगे, 1-2 हफ्ते के टूर्नामेंट होते हैं। फिर आप जीतते हैं तो आपका अच्छे से प्रोत्साहन किया भी जाता है। स्पोर्ट्स में भी पूरा आपको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है कि ओवरऑल ग्रोथ आप कर पाएँ। और रहने को सर वहाँ पे क्वार्टर्स दिए जाते हैं, से कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटी में दिए जाते हैं कि अगर आप बैचलर हो तो हॉस्टल भी ले सकते हो, उसमें आपको सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं, एसी वगैरह, जो भी रूम में आप बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। अगर आप क्वार्टर लेते हैं तो उसमें भी आप, अगर आप जैसे फैमिली है तो क्वार्टर मिलता है, आगे पीछे जो अपना सरकारी आगे पीछे क्वार्टर के जो बगीचा होता है वो मिलता है वहाँ रहने का। तो अब तो आपने हॉस्टल लिया हुआ है? जी, अभी मैंने हॉस्टल अकेले ही हो? अकेले ही है, तो वो काफ़ी बड़ा घर होता है, 3-4 BHK होता है, तो उसमें अकेले में संभालने में दिक्कत आती है, तो इसलिए बैचलर लेते हैं। उसमें साफ सफाई अपने आप ही करते हैं वो, आपका जो बेसिक चीज़ें वो आपको सब, कुक वगैरह आपको दिया जाता है और सब चीज़ें दिए, एसी वगैरह, बेड, फैन, जो भी आपको चाहिए वो प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन आजकल तो सरकार भी ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जा रही है, तो आपको लगता है कि जो एनटीपीसी का कोल वाला धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो जाएगा? हाँ सर, इसमें एनटीपीसी ने अभी ग्रीन स्टार्ट भी किया है सर। एनटीपीसी ग्रीन गुजरात में पावर प्लांट है, अपना जम्मू कश्मीर में भी है, स्टार्ट किया, मतलब हर फील्ड में ये एक्सपांड कर रहे हैं। न्यूक्लियर से भी डील हुई है अभी, NPCIL जो है अपनी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया की, उससे भी हुआ है, ग्रीन में भी आ गई है। तो मतलब पूरा जो सस्टेन डेवलपमेंट है जी, कि अब ये तो है नहीं कि पूरी लाइफ टाइम कोयले पे ही भरोसामंद रह पाएँ, क्योंकि उसका वो भी एक लिमिटेड रिसोर्स है। तो अब अपने पास बचा अपना सनलाइट और न्यूक्लियर, उसमें भी एक्सपांड किया है सर। तो उसमें जैसे जैसे है कि ट्रेनिंग मिलती रहती है हमको कि हफ्ते 2 हफ्ते में अगर आप ग्रीन में जाना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अगर न्यूक्लियर में जाना चाहते हैं तो उसमें कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आप अगर दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं। तो अंदर का माहौल कैसा है एनटीपीसी का? आपके कलीग्स कैसे हैं? क्या आप सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से? जी सर, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मतलब जैसे उसमें सेम लेवल के माइंड की, आप जैसे मान लो गेट जो देते हैं उसकी क्रीम ही उठ के आती है वहाँ पे, तो वहाँ पे जैसे मेरी जो ये एज के हैं तो लगभग 25 से 28 की जो एज, उसमें हम लगभग 20-25 बंदे हैं वहाँ पे पावर प्लांट में। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरा अगर मैं घर से दूर हूँ तो मन नहीं लग रहा, पर आप मतलब जैसे कॉलेज में होता है कि आप बैचलर हो, वैसे ही आपका हॉस्टल में है, बस ये थोड़ा प्रोफेशनल हो जाते हैं आप कि अब मेरी जॉब लग गई है मेरे को। कॉलेज में क्या होता है, हम खूब मौज मस्ती, गाड़ी गलोच, इधर उधर घूमना, गलती हो जाए तो स्टूडेंट के नाम पे डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ तो आप प्रोफेशनल, यहाँ प्रोफेशनल है, इसमें थोड़ा आपको
अगर आप कुछ करते हैं तो मतलब जिम्मेवार बनना पड़ता है। स्टूडेंट में भाग जाओ, अरे हमने नहीं किया सर, उसने किया था, बच जाते थे। यहाँ एक डिग्निटी मेंटेन यहाँ डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ती है सर। बस ये थोड़ा है, बाकी सब मस्त हो अच्छा, गया। सीटीसी कितनी है आपकी एनटीपीसी में आप काम कर रहे अभी लगभग सर मेरा 36 सीटीसी है। उसमें जैसे काफ़ी बेनिफिट्स काफ़ी मिलते हैं, जैसे फुल जो फैमिली है, मम्मी पापा, मैं, जो आगे फ्यूचर में बच्चे वाइफ होंगे, उनका मेडिकल है। अगर आप इन लॉज आप पे डिपेंडेंट है तो उनका भी मेडिकल है। क्वार्टर वगैरह मिलते हैं, गाड़ी की थोड़ी मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ है वो भी मिलती हैं। और अंदर जैसे पेट्रोल पंप हो गया, उस पर भी थोड़ा बहुत सब्सिडी होती है। अंदर जैसे अपना जो जनरल स्टोर होते हैं उनमें भी थोड़ी सब्सिडी होती है कुछ % की, क्योंकि आप घर से इतना दूर हैं, आप नेशन की एक सेवा में ही लगे कि भाई हम घर से इतना दूर रह के अपना जो यंग है, मतलब अपना टाइम इतना दे रहे हैं, तो सरकार भी आपके बारे में सोच रही है कि इनको थोड़ा कंसेशन दिया जाए जिससे ये भी खुश रह पाए। तो अब जब आप सरकारी नौकरी में लाखों में पैकेज है आपका, तो कभी वो चाय वाले दिन याद आते हैं? जी सर, बिल्कुल आते हैं सर। कई बार क्या है कि मैं वहाँ पे बताता भी हूँ जो मेरे साथ के जॉब वाले हैं। हाँ। तो ऐसे ही कई बार बात चल जाती है, तो मैंने बताया भी भाई मैं ऐसे ऐसे चाय बनाता था, तो नहीं मानते, विश्वास नहीं करते। एक तो खबर पर्सनालिटी भी ऐसी हो गई ना। खबर भी दिखाता हूँ, मगर देख लो भाई। बोले नहीं भाई तुम, मगर भाई तुम अगर नहीं मानते तो रोहतक आ जाओ, तो मैं दिखा दूंगा। मतलब वो सोचते हैं कि इतना ऊपर उठ गए तो ये तो चाय गिलास कैसे धोता होगा, इसने ये काम किया नहीं होगा। तो नहीं, वो ये भी तो कोई ना मजाक में कहता होगा भाई एक चाय वाला तो प्रधानमंत्री बन गया। एक देखो हमारे साथ है। दोस्तों में तो टांग खींचते रहते हैं सर ऐसे तो कई बार। ये भी कहते हैं कई बार ऐसे मजाक मस्ती में कि चाय बना लो, ये दिया तो चाय वालों का कब्जा हो गया देश के ऊपर। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, अब फ्यूचर प्लान्स क्या? अभी फ्यूचर प्लान सर मैंने सोचा है थोड़ा फाइनेंस में थोड़ा परस्यू करना चाहता हूँ मैं। MBA वगैरह भी सोची आगे जाके, और सोचा तो एक बार UPSC का भी था, तो पर जॉब के साथ साथ उतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि वो अलग से टाइम मांगता है। वो उसमें आपको लगभग 7-8 घंटे फुली करना पड़ेगा। ऊपर से मेरा जो बैकग्राउंड था वो बिल्कुल UPSC से अलग है, कभी हिस्ट्री, आर्ट्स वगैरह ये सब सब्जेक्ट ही चेंज हो गया। तो उसमें थोड़ा लगा कि इससे अच्छा जो मैं पर्सनली खुद एक बार बैठ के सोचा मैंने कि मैं क्या चाहता हूँ, तो फाइनेंस में मैं थोड़ा करना चाहता हूँ, उसमें थोड़ा स्टार्ट कर रखा है सर। सेटल कब हो गया? भाई देखो ऐसा है, ये हरियाणा है और यहाँ ये सर छोरा सरकारी नौकरी लाग रहा है, अच्छा ठाडा लंबा सुतरा छोरा है, रोहतक का जाट है, तो अपना घर तो नो 100 ना दे। वो तो सर जिस दिन जॉब लगी तो प्रेशर होगा। वो तो जिस दिन जॉब लगी उसी दिन 1 महीने बाद जैसे ही मैं घर पे आया तो रिश्ते आने लग गए कि भाई ये छोरी आई है, इसके साथ ब्याह है, ये फोटो दिखाने लग गए। तो मतलब घर पे आता हूँ तो मेरे को ये जरूर घबराहट रहती है कि अब की बार कहीं पकड़ के लेके जाएंगे, इस बार मैं पक्का ना कर दे। हाँ, हर बार जैसे ही मैं आता हूँ तो मैं ये जरूर सोच के आता हूँ कि अब की बार पापा ये जरूर कहेंगे ये छोरी का आया है, अरे यार देखने चाल पापा से ज्यादा मम्मी। हाँ, मम्मी का ज्यादा रहता है, उनके ज्यादा रहता है कि भाई अब तो हो गया, अब कुछ करना नहीं तेरे को। अगर मैं कहता हूँ और भी चीजें हैं, जरूरी नहीं शादी करें, बोले नहीं। पहले उनको मेरे को मौका भी दिया कि अगर कोई NTPC मतलब सेम बैकग्राउंड का मिलता है तो वहाँ देख लो, तो वहाँ कुछ मिला नहीं मेरे को, तो मैंने कहा मगा नहीं है, तो अब यहीं पे ढूंढ रहे हो जबरदस्ती। मतलब एक टाइप से अल्टीमेटम दे चुके हैं कि भाई मार्च तक का समय है। मार्च 2026। हाँ, चाहे तो खुद ढूंढ ले, नहीं फिर तू अब अगली छुट्टियों में आएगा तो बस काम बांध देंगे तेरा। और ये तो जब आप घर के लिए निकलते हो तब भी हो जाता है कि बस ये सवालों से मैं बच भी जाऊं। हाँ सर, मेरी जो अफसरी है मेरे कुछ नहीं समझ आया, मेरे को भाई इसमें तेरी इंसान लगी, ये सीधी ही कही जाती है सर, तेरी थोड़ी सुनाएंगे इसमें। ठीक बात है। तो फाइनली चलो सेटल तो होना है, ये तो पेरेंट्स का देखो एक जिम्मेदारी होती है, और पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करके, और एक बचपन से ही एक सपना होता है कि ये करेंगे वो करेंगे। और आपके पेरेंट्स बहुत लकी हैं कि आप जैसा सिंसियर बेटा उनको मिला है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा छोरा जो है पढ़ाई में 1 नंबर, खेल में 1 नंबर, और देखो कामयाबी पाली, लेकिन और मामले में जो ना यो फिसड्डी है, और फाइनली यार जिम्मेदारी भी हमने ही पूरी करनी पड़ेगी। तो बाकी जब अब आपके पास सब कुछ हो गया तो बहुत सारे लोगों का व्यवहार भी बदलता है। उनका व्यवहार पहले जब आपका स्ट्रगल पीरियड था या परिवार का स्ट्रगल पीरियड था तब कुछ और था, किसी का नाम नहीं लेना यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ लोग, चाहे वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, यार दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कुछ व्यवहार में बदलाव देखा? व्यवहार में यही बदलाव सर कि अभी मैं कल परसों शाम की बात है, तो कई लोग होते हैं, जैसे मैं वहाँ जाता था तो
पापा को सीधा कहते भाई यहाँ मत बैठा, बिगड़ जाएगा। 100 डाल के आदमी को बीड़ी सिगरेट गंजेड़ी पंजेड़ी को कहेगा भाई ले 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 ट्राई कर ले एक बार। वो उस टाइम चलो अच्छा हुआ, किस्मत थी, मतलब जो भी था बड़ों का थोड़ा नजर में रहता था तो नहीं करा, या संस्कार ऐसे थे कि मैं नहीं गया उस चीज में। तो अभी परसों शाम को ही मैं गया वहाँ पे, तो मेरे पिताजी जैसे सामान रखते हैं शाम को दुकान में, सामान रखवाने चला गया साथ में, खोखे पे चला गया। तो जैसे ही वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे लोग बैठे थे, मैंने कही माँ जी राम राम सब ने। तो वो बोले भाई बड़े दिन में आया, अब तो आता ही कौन। तो मैंने कहा कि जी छुट्टी आया था तो इधर उधर थोड़ा टाइम सा लग गया घूमन फिरन में, इधर उधर बुला लिया था तो टाइम नहीं लगा। तो उसमें ये व्यवहार चेंज हो गया, पहले कहते थे यहाँ मत बिठाओ इसको, बिगड़ जाएगा। अब ये कहते हैं आता भी नहीं दुकान में, तो बड़ा अफसर होया ना, कि दुकान पे दिखता ना कुछ और। तो मतलब इस चीज में थिंकिंग में देखो समाज का ये है कि आप परिपक्व हो गए हो और उनको पता है कि भाई वो तो एक लाड में कह रहे थे, वो कोई मतलब कोई कमेंट नहीं था। कमेंट तो नहीं था। हाँ, वो एक लाड में कह रहे थे भाई अफसर बन गया, अब हमें दिखाई नहीं देता। अब भी चाय बना लेते हो एक आधी बार। हाँ सर, खोखे पे बिल्कुल सरकारी अफसर खोखे पे रोड के साइड चाय बना रहा है। हाँ जी सर, ग्राहकों को पिला देते हो। हाँ सर बिल्कुल सर। कोई मतलब आपको ये कभी ये लगा नहीं कि भाई कोई मुझे चाय वाला कहेगा, कोई मुझे छोटा काम है, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ? नहीं सर, कभी बचपन में होता था कि कई बार जैसे मान लो वहाँ मैं गर्मी की छुट्टियों में बैठता था तो दोस्त यार शाम को घूमने फिरने निकले, तो कई बार मेरे को शर्म आती तो कोई देख ना ले जागन खेल, बच्चों में बड़ी दिक्कत है। हाँ, कोई खेलन कूदन जाऊँ जागन उड़ बेइज्जती मारे, तो चाय बना था और झूठे गिलास दो था। तो ये शर्म कब टूटी आपकी, कब लगा कि भाई नहीं? ये सर जैसे जैसे थोड़ा उम्र होती गई, बड़ा होता गया, पता लगा अभी मेरे माँ बाप भी इतनी, मतलब मेरे माँ बाप भी खुद वो चाय गिलास धो रहे हैं, मेरे दादा हैं वो भी बैठते थे कि भाई इन्होंने कभी नहीं माना तो मैं क्यों मानूं, वो दुनिया का तो काम है कहना, कहीं जाओ। तो कई बार जैसे जो मेरा मजाक उड़ाते थे, जैसे मैं खेलने कूदने जाता था तो कई बार लड़ाई भी जाती थी, भाई क्यों तन्ने क्या दिक्कत, मैं क्यों करूँगा। फिर धीरे धीरे होता गया, ये तो कहेंगे भाई न कहने दिया की का मुंह चुप करा। लेकिन अब तो चुप होगा सबका। अब कोई विश्वास नहीं करता। अब कहते हैं कि नहीं तू थोड़ी तो हो सकता है। हाँ, अब ये कहते हैं सर कि नहीं। अच्छा, एक हरियाणा में ना 2 बातें जो आपकी लाइफ से सीखने वाली हैं, 2 बातें। एक जो अभी आपने मेंशन किया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, और हमारे यहाँ गांव में खास करके पढ़े लिखे लड़के कहते हैं भाई मैं बड़ी नौकरी करूंगा, बड़ी उसको मिलती नहीं और छोटी वो करता नहीं, वो परिवार पे बोझ बन के रह जाता है। दूसरा जो बड़ा सीरियस मुद्दा हरियाणा के गाँव को लेकर के, नशा बहुत हो गया युवाओं के अंदर, तो इन दोनों इश्यूज को आप और एड्रेस करो। सर इसमें ये है कि मतलब थोड़ा कह भी सकते हैं कि पालन पोषण जो है इधर के समाज में, जैसे मान लो जाट हो गए तो उनको ये है रुपया नहीं कमाओगे पर जीवांगे ठाठ में, और छोटी नौकरी नहीं करना चाहोगे, कराएंगे तो भाई अफसर बनाएंगे ना, तो अपना घर आए के में कर लेंगे। तो यह सोच थोड़ी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, दुनिया भर के बच्चे आ गए हैं, फैसिलिटीज़ आ गई हैं, और कई में क्या होता है गाँव में उतनी फैसिलिटी मिल नहीं पाती, उतने अच्छे टीचर नहीं मिल पाते, उतना अच्छा हमको मतलब एक्सपोजर नहीं मिल पाता जिससे हम सब कुछ सीख पाएँ। तो टारगेट बड़े रखो, पर मेहनत उसके लिए आपको थोड़ा शहर में निकलना पड़ेगा। गांव में रह गया आजकल, मतलब कई बार मैं जाता भी हूँ तो उतना आपको फैसिलिटी नहीं मिल पाएंगी जो आप शहर में, अगर मान लो जैसे अब हो गया स्टार्ट थोड़ा बहुत कि गाँव में बच्चे निकल के अब शहरों में कहीं कमरा लाइब्रेरी लेके पढ़ाई कर रहे हैं, पहले उतना नहीं था। अगर आप शहर में जाओ किस साइड, अब लाइब्रेरी बहुत खुल गई है, तो अब थोड़ा पढ़ाई की तरफ हो गया स्टार्ट कि भाई अब काम नहीं चलेगा, पहले बाप दादा थे खेती करके कमा लेते थे, अब कंपटीशन ही नहीं कर पाओगे आप उसमें, तो आप कमा ही नहीं पाओगे। अगर आप नहीं कुछ पढ़ाई लिखाई करोगे तो खेती में तो उतना बचा नहीं सर। तो हो गया सर इसमें थोड़ा स्टार्ट। और दूसरा जो आपने नशे पते कही सर, वो थोड़ा सा पेरेंट्स को जागरूक ज़्यादा होना पड़ेगा। क्या होता है कि पहले बच्चे को जैसे पहले अब ज़्यादा दबाव बनाओगे तो ज़्यादा दबाव में दिक्कत ये है कि वो आपको ये अपना दुश्मन समझ लेगा कि ये तुमने हर चीज़ में रोका है, वरेन करूँ तो रोका है, खिलन जाऊँ तो रोका है, पढ़ ले कुछ हो, मतलब उसकी जो मानसिक है वो थोड़ी स्थिति खराब हो सकती है सर। तो उसको पहले पूछा जाए कि क्या भाई खेलना चाहता है तो खेल ले, पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले, थोड़ी निगरानी रखो, सामने बच्चा है तो पूछो हाँ भाई कहाँ गया था, मतलब नो डिक्टेटर टाइप नहीं कि क्यों गया कहाँ गया, बोला क्या करा बेटा खेल का आया नहीं आया। थोड़ा पेरेंट्स को ही इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा सर, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, और यारी दोस्ती में तू करके दिखा दे, मैं करके दिखा दे, थोड़ा चढ़ा दिया जाता है तो उस तरफ हो जाते, ले मैं करके दिखाऊंगा, मैं मेरे से क्यों नहीं होगा। तो थोड़ा नज़र अंदाज नहीं करना चाहिए इस चीज़ में, उनसे प्रॉपर गाइडेंस लेनी चाहिए, कहाँ घूम रहा है, किसके साथ है। मतलब सर्कल आज के टाइम में बहुत क्या होता है कि आज बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं सर, तो वो थोड़ा अपने परिवार पे ही फोकस करके कर सकते हैं उसको, ठीक सर जी। और आजकल हरियाणा में लड़कियां बहुत अच्छा कर रही, चाहे वो खेल हो, चाहे वो
पढ़ाई हो, यूपीएससी हो, हमारी हरियाणा की लड़कियां कमाल है। बिल्कुल आप भी सुनते रहते हो, पढ़ते रहते हो, हाँ क्या सर, कहना है? लड़कियां सर सही में सर पहले सोचते हैं छोरे के, यहाँ क्या हरियाणा में ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि भाई छोरा यो करेगा वो करेगा ना। अब लड़कों का टाइम इतना रहा नहीं। अब लड़कियां देखो ओलंपिक्स में लड़कियां, अब आईएएस, अब यूपीएससी करी है उसमें फर्स्ट रैंकर अभी लास्ट ये लड़की थी। सीबीएसई टॉपर लड़कियां, सब कुछ लड़कियां सर हर एग्जाम में। और एमडीयू जो हमारा रोहतक की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जितने भी टॉप के कोर्सेज है ना, जो रैंक आती है एंट्रेंस टेस्ट की, पहली 12-15 सिर्फ लड़कियां लड़कियां ही होती हैं। अरे लड़के कहाँ गए? तो सिंसियर डेडिकेट होके अपने आप को लड़कियां डिवोट ज्यादा हो करते गए, हैं। बिल्कुल हो गए सर ये। और लॉ का फील्ड देख लो, जैसी क्लैट का स्कोर आएगा सारी टॉप लड़कियां रैंकर्स लड़कियां हैं। बिल्कुल। कमाल हो गया मतलब ये। वो मतलब क्या, जैसे मैं बाहर था सर तो कई बार आपस में तंज कसने के लिए कह देते थे कि भाई हरियाणा में लड़कियां कम है, ये है वो है, तो मेरे को बुरा लगता था। पर अब कई बार कहते हैं तो मगा भाई एक बार काम कर, इंटरनेट खोल, जिस चीज में जिस फील्ड में नू देखना हरियाणा में लड़कियां कहाँ हैं उसमें तू देख, लड़कियों से आगे हैं वो। आईएएस, यूपीएससी, ओलंपिक्स, बबीता, साक्षी मलिक, ये मतलब दुनिया भर में नाम कर रखा है। और हमारे यहाँ तो लड़कियाँ रेसलिंग करती हैं, बॉक्सिंग करती हैं, सारी चीज। लड़कियों तो डिफेंस के अंदर हैं, हर चीज में तो लड़कियों ने परचम लहराया। बिल्कुल सर, बहुत आगे निकल चुके हैं। और 2016 में ओलंपिक्स के अंदर जब पूरे देश में कोई मेडल नहीं है तो हमारी रोहतक की साक्षी मलिक लेके आई थी। तो लड़कियों तो बेमिसाल हैं। वो तो उनका कहना ही नहीं सर, उनका तो सही में बहुत आगे निकल चुके हैं। खुशी बहुत होती है सर कि मतलब हमारी बहन बेटियां जो मतलब इतनी आगे जा चुकी हैं। मतलब कई बार क्या होता है ना कि आदमी खुद पीछे रह जाए पर जिसकी वो आदर सम्मान करता है, जिससे प्यार करता है, वो आगे निकले, दुगनी खुशी होती है। तो वो यहाँ खुशी होती है कि भाई देखो हमारे मतलब आसपास की पड़ोस की हमारी बहनें इतनी आगे निकल गई। हमारा भी कई बार, जैसे मैं रहता हूँ, जैसे मैं एनटीपीसी में, कई बार पूछते कहाँ रहता है तू, कहाँ से है। मैं अब रोहतक कोई पहचाने ना पहचाने, मगर साक्षी मलिक जी को जानता है, बोला हाँ जानता हूँ, मैं उसके घर से मैं 1 किलोमीटर दूर रहता हूँ। तो मतलब कितना गर्व महसूस होता है कि देखो एक मतलब कहाँ कहाँ मेरे को उनकी वजह से पहचान मिल रही है कि मैं उनके घर से 1 किलोमीटर दूर रहता हूँ। पड़ोसी हो गए। हाँ पड़ोसी हो गए। इतनी दूर बता रहे तो पड़ोसी हो गए। रोहतक में पड़ोस में तो रहते हैं आप। वही सर, वो सेक्टर 3 में रहते हैं, आप भी तो सेक्टर 3 में रहते हैं। 3 में ही रहते हैं। हाँ तो पड़ोसी हो गए एक ही सेक्टर में रहते हो। और सेक्टर को हिंदी में पन्ना कहते हैं। हाँ, एक का पन्ने की होता है। तो मतलब सर ये गर्व की बात है। अगर मेरे को अपनी पहचान से नहीं, मतलब उनकी पहचान से बताना पड़ रहा है कि देखो, और मेरे को गर्व भी है इस चीज में कि मैं मतलब ऐसे समाज में रहता हूँ जहाँ से ऐसी मेरी बहनें वो इतनी आगे तक निकले कि मेरे को ये कहना पड़ रहा है उनका घर जानता है ना, उनके पास रहता हूँ। तो इससे बड़ी और क्या ही बात होगी सर कि उनकी पहचान के लिए मेरे को अपना बताना पड़ रहा है कि उनके पास रहता हूँ। जी जी। तो आज के हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में यंग इंजीनियर हिमांशु हुड्डा थे, जिनका जीवन का सफर प्रेरणादायक है और बहुत कुछ युवाओं को सीखने के लिए है। और हिमांशु ने हमसे खुल करके बातचीत की, हर फील्ड के बारे में, हर डोमेन के बारे में बातचीत की। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि ये जो पॉडकास्ट है ना, आप यंगस्टर हैं तो ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर आप बड़े हैं तो अपने बच्चों को, अपने दोस्तों के बच्चों को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है किसी का जीवन भी बदल जाए। हिमांशु, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद सर, नमस्कार सर।